बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को प्यार से मनाया जा सकता है, धमकियां देकर नहीं मनाया जा सकता। पिछले चंद दिनों से सरकारी जो कुछ सहाफ़ी नुमाइंदे हैं वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ को बड़ा डरा धमका रहे थे कि भाई आपको नहीं छोड़ा जाएगा, इमरान खान नहीं बचेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आज इमरान खान की फिरकी उल्टी घूमी है। उन्होंने जो कुछ कह डाला है, अब उसके बाद मुज़ाकरात होते हैं, नहीं होते, कामयाब हूं नाकाम हूं, लेकिन इमरान खान को लगता है इसकी कोई टेंशन नहीं है। डिटेल आपके सामने जो है वो मैंने रखनी है। पिछले चंद दिनों के अंदर एक डकैती हुई है और ये डकैती बुनियादी तौर पर जो है वो रावलपिंडी में हुई है। और ये जो डकैती है इसमें जज साहब को डाकुओं ने लूटा है, लेकिन जब उन्होंने धमकी के लहजे में बताया है कि तुम्हें पता है तुम किसको लूट रहे हो, मैं एक जज हूं, तो फिर जो उसके बाद डाकुओं ने जज से किया है, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त पाकिस्तान की सरजमीन तो तंग हुई पड़ी है, लेकिन बैरून मुल्क के अंदर भी अब पाकिस्तानियों का वो स्टेटस नहीं रहा। बहुत परेशानी का सामना हो रहा है। इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पाकिस्तान के अंदर तो जो इस वक्त हालात हैं, इंडस्ट्री चल नहीं रही, मामलात खराब हैं, रोज हम जिक्र करते हैं। हुकूमत जो है वो रोज बताती है कि महंगाई भी कम हो गई है, हालात भी बेहतर हो गए हैं, मामलात बड़े जबरदस्त हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो है जिंदा भाग पाकिस्तान मुहिम शुरू है, यानी पाकिस्तान से जिंदा किसी तरीके से निकल जाओ। बेशक डंकी लगाओ, खुदा न खास्ता कश्तियों पे लोग डूब रहे हैं। वजह क्या है कि पाकिस्तान के अंदर फ्यूचर लोगों को नजर नहीं आ रहा। हम ऐसी बात नहीं करना चाहते कि मायूसी की बात हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी जिंदगी अच्छी भी गुजार रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर नहीं है, क्योंकि इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट रूल करती है और कोई पता नहीं है उनका किस वक्त हुकूमत आनी है, किसको हुकूमत में लाना है, सियासी स्टेबिलिटी होगी नहीं होगी, तो ये चीजें चल रही हैं। अब 299 लोग जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों से 258 लोग ये वापस आए हैं। अच्छा, ये तो वो फिगर है जो अभी चंद दिनों के अंदर जो है वो वापस आया है। उसके अंदर चाइना है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, 5-7 उसमें भिखारी थे कि कोई गैर कानूनी तौर पर रह रहा था, किसी का पासपोर्ट खत्म था, किसी का कोई इशू था, इस बुनियाद पर उनको पाकिस्तान वापस भेजा है। कोई किसी जुर्म के अंदर मुलव्वस था और उसके बाद उनको रिहा किया गया है। लेकिन ये बात ओवरसीज पाकिस्तानी जो मेरी वीडियो सुनते हैं वो इसकी तायीद करेंगे कि जब इमरान खान की हुकूमत आई तो उनको जो एक दर्द दिल था उनका ओवरसीज के लिए, और जिस तरह वो दिफा कर रहे थे तमाम ममालक के अंदर अपने ओवरसीज भाइयों का, अब वो कैपेसिटी इस हुकूमत के अंदर चूंकि नहीं है, ये उस तरह के चेहरे भी नहीं है जो लोगों के सामने रख सकें, बता सकें कि भाई हम बड़े जबरदस्त लोग हैं, मेहरबानी करें। तो अब जो है वो पाकिस्तानियों को निकाला गया है। ये सऊदी अरब से 232 पाकिस्तानी बेदखल किए गए, जिनमें 7 भिखारी भी शामिल है। 27 अफराद कफील के बगैर मुलाजमत करते हुए गिरफ्तार हुए हैं। 16 अफराद वीजे की मुद्दत खत्म होने के बाद गैर कानूनी तौर पर क्याम कर रहे थे, जबकि 112 पाकिस्तानी कफीलों की शिकायत पर गिरफ्तार होकर मुल्क बदर किए गए। अब कफील, आपको इल्म है, ये सिस्टम ऐसा है जो बड़ा डिस्टर्ब करता है वहां के रहने वालों को, लेकिन फिर भी वो सारा कुछ सह रहे हैं। तो इसी तरह यूएई से 21 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया, जिनमें से 4 मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस पाए गए हैं। दीगर ममालिक में चीन, कतर, इंडोनेशिया, कब्रस और नाइजीरिया से मुतअद्दिद पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ वजूहात पर बेदखल किया गया है। ये तो एक नमूना है, वरना इस वक्त आप देखें एम्बेसीज के अंदर जाएं, पहले तो पाकिस्तान के अंदर से जो इस वक्त इंटरनेट की सूरत हाल है, आप तो सिर्फ एक नुकसान वो देख रहे हैं, लेकिन हम चूंकि इस हवाले से कंसल्टेंसी फर्म भी चलाते हैं, तो ये हमने देखा है कि एम्बेसीज, ज्यादातर एम्बेसीज अपना जो ऑपरेशनल वर्क है वो दुबई से या किसी और मुल्क से कर रहे हैं। बाज की अपॉइंटमेंट्स का इशू है, बाज के यहाँ से पाकिस्तानियों का वैसे ही वीजा लगना मुश्किल है। यानी आप इसकी जो पासपोर्ट रैंकिंग है उसको देखिए ना, विजिट वीजा भी मुश्किल के अंदर लग रहा है।
स्टडी वीजे के अंदर भी बड़ी मुश्किलात हैं। और हालांकि इसके मुकाबले में इंडियंस को देखा जाए, कुछ और कंट्रीज को देखा जाए, तो वहां जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें नजर आती है बहुत सारे मामलों के अंदर। लेकिन पाकिस्तानी होना जो है वो, अभी पिछले दिनों में आपको बताऊं कि हमने एक यूरोपीय शेंजन मुल्क के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश की, तो हमें बताया गया कि भाई आप पाकिस्तानी हैं, नहीं हम पाकिस्तानियों के साथ काम नहीं करते। तो ये इस वक्त जो है वो इमेज है, चूंकि जो खाऊ कबाइल पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं, तो इस वक्त स्टडी वीजा भी मुश्किल है, लग रहे हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं लग रहा है, रिक्वायरमेंट्स पूरी जो करते हैं उनमें से बहुत सारे लोगों के लगते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इन ममालक के जरा मुश्किल हुए पड़े हैं। और इसके साथ ही जो वर्क परमिट है उस पे जाना और मुश्किल हो गया है। तो ये इंटरनेट की सुस्त रवि, एम्बेसीज का यहाँ से अपना ऑपरेशनल वर्क जो है दूसरे ममालक में मुंतकिल करना, और अपॉइंटमेंट्स के इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज ये जो है वो लेके बैठे हुए। मैं इस मौजू पे मादरत चाहता हूँ, बात लंबी हुई है, लेकिन एक सराब बरकत साहब साफी हैं, siyaasat.pk से ताल्लुक रखते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। उन्होंने एक खबर दी है, खबर बड़ी दिलचस्प है। खबर मुतलका है एक जज के, और जज जो है, जिस तरह आजकल जज इंसाफ दे रहे हैं आपको इल्म है, और जो वैल्यू है, अब तो पुलिस वाला एक कांस्टेबल जज की जो है वो हुक्म को जूते की नोक पे रखता है, तो बाकियों ने क्या रखना है। तो डाकुओं ने डकैती की, तो आगे से वो जज था, उसने बताया भाई तुम्हें पता है मैं जज हूं जिसकी डकैती कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, फिर क्या कहा, ये मैं आपको ना सुनाना चाहता हूं, ताकि आप बराह रास्त सुने और आपको अंदाजा हो कि जजेस जो है वो किस तरह इंसाफ करते हैं। और उनको ताना दिया गया कि भाई हमारे लिए सब बराबर हैं, जज हो या सिविलियन हो, आम लोग हूं, हमारे लिए सब बराबर हैं, चूंकि हम डाकू जरूर हैं लेकिन बराबरी करते हैं, आपकी तरह नहीं करते। तो ये आपको मैं सुनाना चाहता हूं। ये बताया जा रहा है कि रावलपिंडी के अंदर एक जज साहब लूटे गए, तो जज साहब को डाकू ने रोका, रोकने के बाद उन्होंने गन रखी सर पर, और जज साहब को कहा जज साहब जो कुछ पास है निकालें, दस्ती निकालें, टाइम नहीं है हमारे पास। जज साहब ने कहा जी आपको पता नहीं है शायद मैं जज हूं। उन्होंने बताया जा रहा है कि 2-3 जज साहब के कान के नीचे मारी, 2-3 रखकर। उन्होंने कहा जनाब आप जज हैं तो जनाब जो बैंक में है वो भी हमें निकाल कर दें, हमारा कानून सबके लिए बराबर है। तो पूरा जज साहब के पास जो कुछ था वो उन्होंने निकाला है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जज साहब का जो काला कोट था वो भी उतार कर एक डाकू पहन कर गया है। उन्होंने कहा जो अगला मोटरसाइकिल वाला है उसे सर्दी लगती है, लिहाजा जज साहब एक कोट भी लाओ, एक कोट भी तुसी लाओ। वो काला कोट भी जज साहब का वो डाकू पहन कर गए। तो ये खबर बारह रिपोर्ट हुई है कि जो डाकू हैं उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो कानून है ये सबके लिए बराबर है, एक आम शहरी ये मेरे जैसे बंदे को भी लूटेंगे तो बराबर लूटेंगे, जज साहब को भी लूटेंगे तो बराबर लूटेंगे, लेकिन जज साहब का कोट अलबत्ता लेकर के मेरी कोटी छोटी शायद वो छोड़कर चले जाएं, उन्हें महसूस हुआ कि जज साहब की कोट ज्यादा महंगी। तो ये जो है ना हालात है इस वक्त पाकिस्तान के, कि जज भी महफूज नहीं है, वो भी लूटे जा रहे हैं। अब जो इमरान खान ने आज बयान दिया है, एक हिस्सा मैंने पिछली वीडियो में आपके सामने रखा है। यहाँ पे रोज जो सरकारी एस्टेब्लिशमेंट के करीबी समझे जाने वाले साफी हैं वो समझते हैं कि हम तड़ मारेंगे ना तो इमरान खान डर जाएगा। भाई इमरान खान को धमकी दे के नहीं मनाया जा सकता, ये उसने साबित किया है। अब उसके अंदर अब उन्होंने जो बात की वही याहिया खान, शेख मुजीबुर रहमान, वही पाकिस्तान के हालात, 26 नवंबर जो कुछ हुआ, उन्होंने सारा कुछ बयान किया है। अब उन्होंने कहा है, मैं चंद जो नुकात हैं वो आपके सामने रखता हूं, इससे आप अंदाजा कीजिए कि मुज़ाकरात कामयाब करने हैं नहीं करने। उनको पहले से ही अंदाजा है कि भाई ये शायद इंटरेस्टेड नहीं है। अब उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से गैर संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुज़ाकराती कमेटी से मेरी मीटिंग तक नहीं करवाई गई। ऐसा लगता है जैसे मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया है ताकि 26 नवंबर के इस्लामाबाद कत्लेआम पर अवामी रिएक्शन को कम किया जा सके। 26 नवंबर को पुरअमन शहरियों का कत्लेआम किया गया, उनको सीधी गोलियां मारकर डी चौक में खून से नहलाया गया। हमारे कई अफराद अब तक लापता हैं। किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में ऐसा वाक़या होने के बाद गोलियां चलाने वाले अपने अंजाम को पहुंच चुके होते, लेकिन ये हुकूमत अभी तक एक जुडिशल कमीशन की तश्कील नहीं कर पाई। जुडिशल कमीशन की हैसियत थर्ड एम्पायर की होती है और सिर्फ एक गैर जानबदार कमीशन ही 26 नवंबर और 9 मई के शुहदा को इंसाफ दिलवा सकता है। अगर इस कत्लेआम को दबा दिया गया तो पाकिस्तान में किसी का जानो माल महफूज नहीं होगा। हालांकि खान साहब पता नहीं क्यों कमीशन पे जोर दे रहे हैं, इसमें कमीशन वाला मामला ही कोई नहीं है, ये तो ऑलरेडी सब के सामने है। और वो बताना है सरकारी इदारों ने कि वो कौन था जिसने गोली जिन्होंने चलाई है।
लेकिन कमीशन तो यहाँ खेला जाता है, पाकिस्तान में कभी भी कोई नतीजे पे नहीं पहुंचा। फिर उन्होंने कहा कि मेरा वादे पैगाम है कि अगर मुज़ाकराती अमल को लेकर हुकूमत यूं ही गैर संजीदा रही और जुडिशल कमीशन न बनाया तो मुज़ाकरात को अगली मीटिंग के बाद रोक दिया जाएगा। 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी एस्टेब्लिशमेंट की जानब से ही किया गया था। इस रोज चौकियों से फौज और पुलिस हटाकर आग लगाई और सीसीटीवी फुटेज भी चुरा ली गई। हम इन दोनों वाकयात की शफाफ तहकीकात चाहते हैं। हमने इस सिलसिले में बारहा सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा किया है। 3 साल से इस मुल्क में आइन और कानून और इंसानी हकूक की पामाली जारी है। लोगों के घरों का तकद्दस पामाल करके उनको अगवा किया जा रहा है, तशद्दुद और जबर किया जा रहा है, उनके घर और कारोबार तबाह किए गए। हमारे हर टिकट होल्डर के लिए उनके हलकों में जिंदगी तंग कर दी गई है। मेरा अपना घर 2 मरतबा तोड़ा गया। हमने इस सिलसिले में लाहौर हाईकोर्ट से रजू किया। फिर आगे उन्होंने कहा कि हमारे जो बेकसूर लोग मिलिट्री तहवील में रहे उन पर शदीद तरीन ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया। मेरी इतला के मुताबिक 3 लड़कों ने दौरान हिरासत खुदकुशी की कोशिश की। समी वजीर की हालत इस तशद्दुद का मुंह बोलता सबूत है। इससे पहले जो कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शहबाज गिल, आजम सवाती समेत दीगर के साथ किया गया वो भी किसी से ढका छुपा नहीं। जिले शाह को बेदर्दी से कत्ल किया गया, इंतजार पंजुत्ता से जानवरों की तरह सलूक किया गया। ये कौन सा असूल है जो तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए ये किया जा रहा है? ये इस तरह के मुज़ाकरात होते हैं? हमें पाकिस्तानी निज़ाम अदल से बार बार रजू करने के बावजूद इंसाफ नहीं मिला। फिर उन्होंने बैन अल-अक़वामी मुआहदों का जिक्र किया, इंसानी हकूक़ की पामालियों का जिक्र किया। फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहा कि जमहूरियत और इंसानी हकूक़ का यहाँ पे खात्मा होकर जंगल का कानून बन गया, लिहाजा आप रेमिटेंसेस भेजना बंद कीजिए। जब तमाम एजेंसियों को एक सियासी जमात को कुचलने पर लगा दिया जाए तो फिर दहशत गर्दी होती है। तो इस तरह सियासी इंजीनियरिंग की जा रही है। ये जजेस भी कह चुके हैं। हमारी हुकूमत पर तालिबान की आबादकारी का इल्जाम लगाया गया। हमारी हुकूमत के दौरान बल्कि हुकूमत खात्मे के 1 साल बाद तक भी दहशत गर्दी ने सर नहीं उठाया। ये सब कुछ इन्हीं का कसूर है जो बलूचिस्तान के हालात के जिम्मेदार हैं। अब आगे उन्होंने फिर 1 करोड़ 30 लाख लोगों के नीचे जाने का और आखिर में उन्होंने जिक्र किया कि यह सब 10 साला अमरीयत के मंसूबे को मजबूत करने के लिए किया गया। जो भी इस्लाह कानूनियत का साथ देता है उसकी अरबों की चोरी माफ कर दी जाती है। 10 साल का जो मंसूबा है बुनियादी तौर पर आर्मी चीफ का 5 साल और फिर 5 साल की एक्सटेंशन को शायद वो कह रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर पर 280 केसेस नहीं बनाए गए। ऐसा सिर्फ जनरल याहिया ने मुजीबुर रहमान के साथ किया था, जो मेरे साथ किया जा रहा है। तो ये आज खुलकर दोबारा उन्होंने याहिया खान, शेख मुजीबुर रहमान और वो सारा बात की है। खुल के मौक़िफ़ उनका बड़ा वाज़ेह है, उसके अंदर कोई लचक नहीं है, झिझक नहीं है। अब फैसला एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत ने करना है कि उन्होंने संजीदा मुज़ाकरात करने हैं या मुज़ाकरात कमेटी खेलना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।